सब्जेक्ट है ना, विच विल बी यूज्ड विद इन दी एनाटमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, ये टर्म्स हम पूरा थ्रू आउट जो हमारा एनाटमी हम पढ़ेंगे उसमें यूज़ होएंगी। तो मैंने इसमें आपको एग्जांपल्स भी बता दी थी कि सुपीरियर क्या है, इंटीरियर इन्फीरियर है ना क्या है, वो सारा हो गया था। उसके बाद हमने किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, पहले हमने किया था रीजन्स ऑफ द बॉडी, है ना। बॉडी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक एक्सियल पार्ट और एक अपेंडिकुलर पार्ट, है ना। एक्सियल पार्ट क्या था हमारा, हेड, नेक एंड ट्रंक एरिया, है ना। जो हमारे लिम्स थे जो अवे फ्रॉम बॉडी है, जैसे लेग्स हैं और आर्म्स हैं, वो क्या था, अपेंडिकुलर, appendix, है ना। अपेंडिकुलर क्या था, विच इज अटैच्ड टू द एक्सिस पार्ट ऑफ द बॉडी, limbs, है ना। जो एक्सिस बॉडी के साथ अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, शोल्डर के साथ आर्म्स अटैच्ड हैं, और हमारे नीचे पेल्विक एरिया के साथ क्या अटैच्ड है, हिप के साथ लेग्स। इनको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद हमने किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को हमने दो मेन कैविटीज में बांटा था, एक डॉर्सल कैविटी था और एक वेंट्रल कैविटी था। डॉर्सल कैविटी में था जो बैक ऑफ द बॉडी, जितने भी ऑर्गन सिस्टम आएंगे वो सारा डॉर्सल कैविटी में आएगा। वेंट्रल कैविटी जो इंटीरियर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के फ्रंट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, कैविटीज हैं, वो सारे वेंट्रल कैविटी में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक किया था ना, यहीं तक किया था या आगे भी किया था? यहीं तक। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सारा कंप्लीट हो गया। आप अपना सिलेबस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा करवा दिया। उसके बाद आता है हमारे पास सेल। ठीक है, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल की इंट्रोडक्शन, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा +2 में, पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या है सेल, बताओ सेल क्या होता है? Structure and function unit of the body. ये सेल इज क्या है, सेल आर दी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है बॉडी की सेल। दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। कहते बहुत सारे सेल इकट्ठे हो गए एक टिश्यू बनाते हैं। ईच ऑफ विच हैज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, मसल, बोन। जो ब्लड है वो 3 सेल से मिला के बनता है ना, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, है ना। 3 Yes, सेल से ma'am. मिला के बन गया। तो ब्लड क्या है, एक टिश्यू है, ये तो पता है ना। Yes, ma'am. ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं ना। तो ब्लड क्या है, हमारा टिश्यू है, ये किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। नेक्स्ट क्या है, मसल्स। मसल्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, वो किससे मिलके बने हैं, सेल से। देन बोन्स, जो हमारी बोन्स हैं ये भी किससे मिलके बनी है, सेल से। तो इन सब का अपना अपना एक फंक्शन है। ब्लड के अपने फंक्शंस हैं, जो मसल्स हैं उनके अपने फंक्शंस हैं, और जो हमारे बोन्स हैं उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, स्टमक और ब्रेन। हार्ट 2-3 तरह के टिश्यू से मिलके बनता है, स्टेमिक भी 2-3 तरह के टिश्यूज से मिलके बनता है, ब्रेन भी 2-3 तरह के टिश्यूज से मिलके बनता है। वो हम आगे कवर करेंगे कि कौन कौन से टिश्यू से क्या क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। कहते फिर ऑर्गन से इकट्ठे होके एक ग्रुप बना के एक सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑफ विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी एंड कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। समझ में आया? ऑर्गन से इकट्ठे होके एक सिस्टम बनाते हैं जो कि अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, और हमारी बॉडी को होमोस्टेसिस जो है उसको मेंटेन करके रखता है, और जो हेल्थ है इंडिविजुअल की उसमें कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल बताया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल बताया है। कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो भी हम लेते हैं, टेकिंग इन, पहले हम कुछ भी खाया वो
फिर आगे स्टमक में गया, वहां पे जाके स्टोर हुआ, फिर वहां पे जाके कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए, उन्होंने क्या किया, डाइजेशन स्टार्ट कर दी। डाइजेशन स्टार्ट होके फिर आगे वो कहाँ गया, ड्यूडिनम में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके उनकी एब्जॉर्प्शन होनी स्टार्ट होगी। एब्जॉर्ब हो गए जो मटेरियल हमें हमारी बॉडी को चाहिए था, वो एब्जॉर्ब हो गए ब्लड के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स में चला गया, और जो एक्स्ट्रा था वो एक्सक्रीटा बन के, स्टूल बन के थ्रू रेक्टम बाहर चला गया। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये ऑर्गन्स मिलके करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हेमियोस्टेसिस मेंटेन करना और हेल्थ में हेल्प करना। ठीक है, ये एक डाइजेशन का एक प्रोसेस बहुत सारे ऑर्गन्स करते हैं, जैसे पहले माउथ आया, फिर इसोफेगस आया, फिर स्टमक आया, फिर इंटेस्टाइन आया। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ये होमोस्टेसिस क्या होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, सेल की इंट्रोडक्शन समझ में आ गई आपको? सेल क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। स्मॉलेस्ट मतलब के बहुत छोटा फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। ये सारे इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाते हैं जिनका अपना अपना फंक्शन होता है, जैसे ब्लड, मसल, बोन। उसके बाद टिश्यू से इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, उनका भी अपना अपना फंक्शन हो, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्टमक हो गया। उसके बाद ये सारे ऑर्गन से इकट्ठे होकर एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे हार्ट है, उसमें हार्ट भी आता है, उसमें ब्लड वेसल्स भी आती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें स्टमक भी आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया, लीवर भी आ गया, गॉल ब्लैडर भी आ गया, पेनक्रियास भी आ गया। इतने सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम आ गया, इसमें ब्रेन भी होएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी होएगी, न्यूरॉन्स भी होंगे, एक्सॉन्स भी होंगे, डेंड्राइट्स भी होंगे। ये सारे मिलके एक ऑर्गन बना, सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम करके हमारी बॉडी की हेल्थ में हेल्प करते हैं और होमोस्टेसिस मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया गया कि सेल, हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 75 ट्रिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी 75 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी हुई है। ये किसने पहले, सबसे पहले किसने फॉर्म किया था सेल वर्ड जो है, वो किसने फॉर्म किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके मैं नोट्स भेज दूंगी, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द सेल। सेल की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, समझ में आया सेल के बारे में? सेल क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन समझ में आया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल कैसे बना हुआ है, इसका हम स्ट्रक्चर बताते हैं। अब कैसे बनता है सेल? ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। कहते जो ह्यूमन बॉडी है वो एक सेल से बनती है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट, तो जाइगोट कैसे बनता है? विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम, फीमेल एग एंड स्पर्मेटोजोन, दैट इज मेल सेक्स एग। कैसे बनता है जाइगोट? फीमेल एग, फीमेल एग तो पढ़ा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है ना, उसमें पढ़ा होगा फीमेल, है ना? Yes, ma'am. Yes, फीमेल ma'am. एग को क्या बोलते हैं? ओवम। Oh, ओवम बोलते हैं। तो मेल सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोन, yes, ma'am. है ना? तो Yes, कहते हैं ma'am. जाइगोट कैसे बनता है? फीमेल एग Sperm ओवम और और स्पर्मेटोजोन से मिलके बनता है, milk. Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन से, है ना? फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वो जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे आगे फिर डेवलपमेंट होती है, फीटस बन जाता है, फिर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बताया गया, ये बन गया सेल। सेल कैसे बनता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद है सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन से मिलके सेल बनता है? सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउट कवरिंग है सेल की, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं आगे अलग अलग करके पढ़ाऊंगी आपको और इनका फंक्शन भी बताती जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस 2 में ना, Yes, ma'am. सेल Ma'am. पढ़ा हुआ है ना, Yes, ma'am. तो इसको इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है फिर, क्या पढ़ना है? ये सेम ही है।
सेम है एक ना बार कुछ। रिवीजन मैडम करवा दो। मैम हाँ सेल रिवीजन कैसे में बनता है एक बार फिर बताइए ना। क्या, सेल कैसे बनता है एक बार फिर बताइए ना। सेल जो ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनती है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट कैसे बनता है, ओवम से और स्पर्मेटोजेन से। ठीक है, ओवम फीमेल एग हो गया, स्पर्मेटोजोन हो गया मेल सेक्स एग। इन दोनों से मिलके फर्टिलाइजेशन होके एक एग बनता है, एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। इसके पार्ट्स हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटो माइक्रोफिलामेंट्स, सीलिया, फ्लैजेला। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं सेल के। उसके बाद इन्होंने बताया फंक्शंस ऑफ सेल। आपने पढ़ा हुआ है, बताओ क्या क्या फंक्शन होते हैं सेल के। बताओ। फंक्शन ऑफ सेल, सेल क्या क्या फंक्शन करता है। नहीं पता है। नो मैम, बता दीजिए। सेल के फंक्शन है, सबसे पहले इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होता है, द सेल हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स इन्वायरमेंट। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि सेल में एबिलिटी होती है, वो डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है जब भी कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज मतलब कि एटमॉस्फेयर लगा लो आप, एटमॉस्फेयर लाइक बाहर सर्दी है गर्मी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फंक्शन करेगी। वो कौन करवाता है, सेल। कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, उसमें भी सेल ने डब्ल्यूबीसी ज़्यादा करने हैं कम करने हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा करने हैं कम करने हैं, वो भी कौन करेगा, सेल। अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई है वो भी कौन करेगा, सेल। अगर कोई इंजरी हो गई है वो भी कौन करेगा, डिटेक्ट कौन करेगा, सेल। ठीक है, इरिटेबिलिटी समझ में आ गया। सेल क्या करता है, कोई भी चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट चेंजेस हो गया या कोई और चेंजेस हो गए सेल के अंदर, वो उनको डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सेकंड है न्यूट्रिशन। Cell is capable for absorbing fluid and dissolved substances directly through cell membrane, and these can be used by the cell growth and repair to provide energy. Cell क्या करता है, न्यू सेल कैपेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए और डिसॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, देन उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, वो कौन करवाता है एब्जॉर्प्शन, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, ग्लूकोज हो गया, उन सबकी एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, सेल। ठीक है, देन फिर डिसॉल्व करवाता है सब्सटेंसेस को, और उनको उनकी ब्रेक डाउन करके उनको तोड़ के जहाँ पे उसकी जरूरत होती है, ग्रोथ के लिए जरूरत है, रिपेयर के लिए जरूरत है, या एनर्जी के लिए जरूरत है, जहाँ जहाँ पे जिस जिस चीज की जरूरत है उसके लिए सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे ग्रोथ के लिए, बोन ग्रोथ के लिए छोटे बच्चों को कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, है ना, सारी विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो कौन देता है, सेल। वो किसके लिए, ग्रोथ के लिए। रिपेयर, रिपेयर कौन करेगा, प्रोटीन, फैट्स। अगर कहीं पे आपको इंजरी होगी, कुछ भी होगी, रिपेयर करनी है, फैट देनी है, प्रोटीन देना है, वो सेल देगा। थ्रू कौन कौन सा सेल देगा, कौन सा सेल बॉडी में रिपेयर करवाता है, किसके थ्रू हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिशन जो है वो जाता है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो गए, उसके बाद जो भी बन गया है ना, अमाइनो एसिड बन गया, ग्लूकोज बन गया, फैट बन गई, प्रोटीन जो भी बन गया है ना, कहाँ जाता है, कौन लेके जाता है उसको,
बॉडी में? जैसे हम चल फिर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, ग्लूकोज। कौन देता है? बोन्स को। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन हमें चाहिए, है ना? इसके लिए हमें क्या चाहिए? वो कौन देता है? ग्रोथ हो रही है किसी की, उसके लिए उसको प्रोटीन का वो कैल्शियम वगैरह चाहिए, वो कौन देता है? कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। यस। ब्लड क्या है? एक ब्लड किससे मिलके सेल। बना है? सेल। हाँ। सेल। तो न्यूट्रिशन का फंक्शन समझ में आ गया? हाँ, पहले डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, देन फिर ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए प्रोवाइड करता है सब्सटेंसेस जहाँ जहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे करवाता है सेल? रेस्पिरेशन कैसे होएगी? Cell has the ability to use oxygen combined with food substances to form carbon dioxide and water while releasing energy to for intracellular activity. सेल क्या करता है? कहते हैं सेल में एबिलिटी होती है, वो ऑक्सीजन को कंबाइंड करके फूड के साथ लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बनी होती है उसको बाहर निकालता है थ्रू वाटर, रिलीजिंग एनर्जी फॉर इंट्रासेलुलर एक्टिविटी। फिर उसके साथ एनर्जी जो भी हमारी बॉडी में बनती है वो इंट्रासेलुलर जो भी बनती है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सी होती है ना। अभी रेस्पिरेशन देखो, अब हमने सांस लिया, अंदर गया, ठीक है। ऑक्सीजन, अकेली ऑक्सीजन तो नहीं जाती ब्लड के थ्रू, ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, ऑक्सीजन भी जाती है ना? जी मैम। जाती है ना? यस मैम। यस मैम। तो कहते हैं ये ऑक्सीजन विद फूड वो सबको प्रोवाइड करता है सेल, ठीक है। कौन सा? ब्लड। देन कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर बना के बाहर निकालता है। जब भी हम सांस लेते हैं उसमें होता है ना वेपोराइजेशन जो भी होता है ना, वो आपको आगे मैं बताऊंगी, समझ में नहीं आएगा इतना। थ्रू वाटर मतलब कि ये बाहर निकाल देता है। जब भी आप छींक मारते हो या जोर से सांस बाहर निकालते हो, थोड़ा थोड़ा पानी, जो पानी के बूंदे जो हैं निकलती ड्रॉप्स। हैं, यस मैम। है ना? है ना? ड्रॉप्स। हाँ, वो कहता है वाटर, थ्रू वाटर ही ये ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। समझ में आ गया? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट क्या फंक्शन है सेल का? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मैंने आपको बता दिया था, ग्रोथ कैसे करवाता है। ये सेम ही है कि एब्जॉर्प्शन करवाएगा, एब्जॉर्प्शन करवा के कैल्शियम वगैरह इंटेस्टाइन से लेकर बोन्स तक लेके जाएगा, ब्लड, है ना? सेल जो है तो बोन्स को देता रहेगा, बोन्स की ग्रोथ होती रहेगी, तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी, है ना, ह्यूमन बीइंग की। ऐसे ही रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी सेल ही करवाता है। जैसे ओवम में एक सेल है और स्पर्मेटोजोन जो है वो भी एक सेल है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस होता है ना नया सेल, जाइगोट, उससे फिर क्या बनता है? इंडिविजुअल, फीटस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। देन है मूवमेंट। सम सेल्स हैव पावर ऑफ मूवमेंट। सेल्स जो होते हैं जैसे बोन्स में जो होते हैं वो हमारी मूवमेंट करवाते हैं। जैसे हमारा सेरिब्रम सेरिबेलम है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी उसमें मूवमेंट करने में। न्यूरॉन्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट करने में। ठीक है, फंक्शन समझ में आ गए यस मैम। सेल के? बताओ कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या? इरिटेबिलिटी। इसको आप वो भी लिख सकते हो, डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, ये भी लिख सकते हो। डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि सेल, कुछ भी सेल के अंदर अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है, सेल उसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करके देन प्रोटेक्शन करेगा। प्रोटेक्शन कैसे करेगा? उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कोई बैक्टीरिया बाहर से हमारे सेल में आ गया, बॉडी में चला गया, वो कहाँ पे जाता है? सेल में जाता है ना। बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से, है ना? अंदर चला गया तो बॉडी को पता चल जाता है, सेल्स को पता चल जाता है कि कोई बाहर का
और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आया है, उसने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करके फिर वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड कैसे करता है, वो थाइमस ग्लैंड से डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन जो है वो उसको ज्यादा कर देगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टी सेल्स, सीडी सेल्स, नहीं पढ़ा Yes, होगा, ma'am. पढ़ा है ना, इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, डब्ल्यूबीसी Yes. कहाँ पे बनते हैं, है ना। हाँ, तो वहां पे जाके ये मैसेज दे देगा और जो डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। वो ज्यादा डब्ल्यूबीसी बहुत सारे इकट्ठे होके जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उसके साथ फाइट करेंगे। फाइट करके जो इन्फेक्शन बॉडी में हुआ उसको मेंटेन करेंगे, मतलब ये उससे Yes, प्रिवेंट ma'am. करेंगे हमारी बॉडी को। ठीक है, ये इसका सेल का मेन फंक्शन ये है। ठीक है, इसको आप डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन भी लिख सकते हो या इरेटिबिलिटी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने बताया था एब्जॉर्ब हो गए, डाइजेस्ट हो गए, एब्जॉर्ब हो गए जो भी सब्सटेंसेस हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल हमारी बॉडी में चले जाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है, जैसे ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। देन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मैंने बताया आपको ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू फूड, विद फूड, फूड के साथ मिलके, फूड सब्सटेंसेस के साथ मिलके सेल जो है रेस्पिरेशन पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वाटर बाहर निकालता है। देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ सेल कैसे करता है, जैसे कैल्शियम जो भी हमारे मिनरल्स हैं वो सारे बोन्स में दे के ग्रोथ करवाता है। और रिप्रोडक्शन जैसे ओवम और स्पर्मेटोजन दोनों मिलके एक नया सेल बनाते हैं, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देन मूवमेंट, बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं मूवमेंट में, वो मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, ma'am. ये तो पढ़ा हुआ है आपने, सेल का आपने डायग्राम भी बनाया होगा +2 में ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल में, हाँ जी, यस बोलो। Cell membrane. हम्म, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, है ना। Cell प्लाज्मा wall. मेम्ब्रेन, हाँ एक सुन लो आप, पहले हम इसको बस रिवाइज ही करना है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो आउट कवरिंग होता है सेल का, जो उसको बोलते हैं। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, दोनों फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं। ठीक है, Nucleus, ma'am. हाँ न्यूक्लियस आगे जाके आएगा। सेल मेम्ब्रेन पता चल गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता चला। Yes, ma'am. सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउट कवरिंग ऑफ द सेल। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, दोनों फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, branched carbohydrate molecules attached to the outside of some membrane protein molecules give the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल पावर देता है सेल को। कैसे देता है, बहुत सारे जो माइक्रो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं इसके आउटसाइड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवरिंग है ना, तो इसके साथ माइक्रो कार्बोहाइड्रेट्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं जो कि उसको इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देते हैं। इम्यूनोलॉजिकल समझते हो, इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या मैम होता तो है। डिजीज मैम तो डिजीज ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में पावर देता है। यस, पावर होती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है, सेम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को बाहरी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बचाती है। ठीक है, इसका पहला फंक्शन ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी देती है सेल को। सेकंड है दे कैन एक्ट एज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर भी काम करते हैं, एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर सम हार्मोन्स के लिए और केमिकल मैसेंजर्स के लिए। ठीक है, रिसेप्टर समझते हो ना, यस मैम। रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर्स। ओके, सम आर एंजाइम्स, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तो आप इसमें बस मेन मेन देखते जाओ, ठीक है। सम आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सम जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करते हैं, क्रॉस करके मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर भेजूंगी आपको, फिर इसमें पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, ये एज ए एंजाइम एज ए सब्सटेंस कैसे काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक आउट कवरिंग है ये सेल की, इसकी दो लेयर्स होती हैं, दोनों फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं जो इसको इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सेल्स एक्ट करते हैं एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर सम हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स। इनमें से सेल मेम्ब्रेन में से बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स एंजाइम्स भी होते हैं, और सम आर इन्वॉल्व, कुछ सेल मेम्ब्रेन सेल के जो आउट कवरिंग है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या करते हैं, सेल के अंदर होते हैं, अंदर होते हैं बाहर होते हैं। पोटेशियम जो होता है वो अंदर होता है, सोडियम जो होता है वो बाहर होता है ना, ऐसा ही है ना। जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर होते हैं उनको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, जो बाहर होते हैं उनको एक्स्ट्रासेलुलर बोलते हैं। तो जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस हैं उनको अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आउट कवरिंग है तो इसको पास करके ही वो अंदर जाएंगे, है ना, ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है, कहाँ पे होता है। न्यूक्लियस यानी नाभिक, वो हम्म, मेम्ब्रेन बॉन्ड। Center of the cell. यस वेरी गुड। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए। यस, जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, जैसे कि डीएनए। और क्या होता है, 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 6 नैनोमीटर का होता है। हाँ, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एवरी सेल में प्रोवाइड होता है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज ए न्यूक्लियस। हर एक सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है, विच विद द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। एक्सेप्शनल मतलब मैच्योर इथ्रोसाइट को छोड़ के हर एक सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स को छोड़ के। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्केलेटल मसल्स एंड सम अदर सेल्स कंटेन सेवरल न्यूक्लियस। कई सेल्स में सेवरल न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में जो सेल्स हैं उनमें कई कई होते हैं। स्केलेटल मसल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, तो इसलिए इनमें सेल्स भी ज़्यादा होते हैं, तो वो सेल्स बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलके बने होते हैं।
The nucleus is the largest organ and is contained within the nuclear envelope. कहते हैं न्यूक्लियस जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है किसका, सेल का, क्योंकि ये सेंटर पार्ट में होता है और बहुत बड़ा होता है। देखा होगा आपने, सबसे बड़ा सेल में न्यूक्लियस ही है ना, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। देखा है सेल की फोटो, देखी है? यस मैम। यस मैम। तो इसलिए इसको लार्जेस्ट ऑर्गेने बोलते हैं सेल का। ये न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ बना हुआ है। अ मेम्ब्रेन सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली साइड आउटर कवरिंग, वो सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन द बॉडी जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी का वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स और डीएनए विच आर मेड अप फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से मिलके बनते हैं ये 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, बोथ भी लिख सकते हो या डीएनए भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है सेल के, ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है सेल का। न्यूक्लियर इनवेल्प से मिलके बना होता है। स्केलेटल सेल्स में और सम अदर सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स और डीएनए। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी मैम। और इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? कंट्रोल्स एवरी ऑर्गेने इन द साइटोप्लाज्म द सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था अभी आपको, जो इसका आउट कवरिंग है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वो सेम होता है एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की आउट कवरिंग है वैसे ही न्यूक्लियस की आउट कवरिंग होती है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये कंट्रोल करता है साइटोप्लाज्म को जब सेल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस ऐसे ही मतलब ये कवर रहा, साइटोप्लाज्म साइड पे ना गया, तो ये बाइंड नहीं हो पाएगा दूसरे सेल के साथ। समझ गए? क्योंकि इस जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे है? इसके अंदर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी मैम। दूसरा सेल इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको क्रॉस करके अंदर आएगा, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड होएगा, तभी नया सेल बनेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? इसका फंक्शन ये है कि ये साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स द बॉडीज जेनेटिक मटेरियल। ये बस ये लिखा हुआ है इसमें, एक ही फंक्शन इसका बताया गया है कि ये कंट्रोल करता है साइटोप्लाज्म को जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है, समझ में आ गया न्यूक्लियस? जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कौन सी शेप में होता है? सॉसेज शेप में होता है ना? यस मैम। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। इसकी फोटो भी आप देख सकते हो। जैसे अंदर एक मतलब कि एक राउंड सी शेप में बना हुआ है, उसके बीच में जिगजैग मटेरियल पड़ा है एक, है ना? वो भी एक मेम्ब्रेन है। जो आउट मेम्ब्रेन है, आउट कवरिंग है, वो भी एक मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन से मिलके ये बना हुआ है। जैसे कि आउटर लेयर जरी है वो स्मूथ, उसको स्मूथ बोलते हैं। जो सेकंड इनर लेयर है फोल्डेड है, जो जिगजैग ऐसे करके बने हुए हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? शीट ऑफ ट्यूबलिकल्स कॉल्ड क्रिस्टेट। नहीं पढ़ा होगा आपने? क्रिस्टाई बोलते हैं इनको। 2 मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। देखा है ये इसको देखा है? ये ऐसे बल्कि एक ट्यूब की तरह बना हुआ है ना? ट्यूब की तरह जी बना हुआ है, मैम। और इसमें एक मटेरियल जिगजैग की तरह एक और zigzag मेम्ब्रेन होती है ना? का। इन दोनों में सर मेरा मटेरियल नाम होता था है। ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस ऑफ द सेल है ये।
और ये शेप में बना हुआ है, दो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। एक बाहर वाला है आउटर लेयर, वो स्मूथ लेयर उसको बोलते हैं। जो इनर है फोल्डेड शीट बनी हुई है उसको क्रिस्टाई बोलते हैं। ठीक है। बोथ दीज लेयर्स इनक्लोज ए सेंट्रल कैविटी कॉल्ड मैट्रिक्स। ये इकट्ठे हो जाते हैं जहां पे जाके सेंट्रल कैविटी में, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेड अप ऑफ किस से मिलके बना हुआ है? प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, एंड आल्सो कंटेन्स सम इंपॉर्टेंट एंजाइम सिस्टम्स। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन से मिलके बना होता है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाता है और एनर्जी रिलीज करता है बॉडी में, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है। पावर हाउस ही आप समझ लो कि ये क्या करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? ग्लूकोज से ना, है ना? यस मैम। इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। ये एनर्जी रिलीज करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बस बहुत है इतना। हाँ जी मैम। ये ना आप लोग कल पढ़ के आना, जो रह गए हैं इसके जो पार्ट्स रह गए हैं सेल के, वो पढ़ के आना। ठीक है। इसके मैं जितना आज तक पढ़ाया मैंने वो नोट्स भेज दूंगी। चाहिए आप लोगों को या पहले हैं आपके पास? ये चाहिए मैम। चाहिए मैम, ठीक ठीक है, भेज दूंगी। बुक्स ली है? किसी बच्चे ने बुक ली है? मैम नाम बताना नो book मैम। का। रोज एंड विल्सन। मैंने इसकी फोटो भेजी ना ग्रुप में? यस यस भेजी है ना? मैम, लिए हैं। हाँ, तो वो मैंने इसलिए भेजी थी कि नाम तो आप भूल जाओगे, कहीं पे लिख के भी भूल जाओगे, तो फोटो तो आपके पास रहेगी। इसलिए भेजी थी वो फोटो कि आप लोग